हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 61 जो कि रामबाण बुक का आखिरी चैप्टर है। चैप्टर 61 जो कि रेलवे में 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, ठीक है ना। शीर्षक स्टैटिक जीके है जो कि कुछ लंबा चैप्टर है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके रामबाण बुक का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। ये देखिए क्या कहता है, जलप्रपात से रिलेटेड पहले जानेंगे। जैसे भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे कर्नाटक में है। फिर है धुआंधार जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। तट पर नहीं, नर्मदा नदी पर ही बना होता है, जलप्रपात नदी पर ही बना होता है। उसके बाद कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, वराही नदी पर बना हुआ है, ठीक है। फिर दूध सागर जलप्रपात है, ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर बना हुआ है, ठीक है। आगे कहता है नौकाली काई जलप्रपात जो है वो मेघालय की सीमा पर बना हुआ है, ठीक है। और आगे है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक में बना हुआ है, किस नदी पे, कावेरी नदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि सूरत झरना ये कहाँ पे है। तो सूरत झरना झारखंड में है, ठीक है। और बैरगढ़ जलप्रपात ये मध्य प्रदेश है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आगे कहता है होगेनकल जलप्रपात ये है तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर बना है, ठीक है। और मैनामती जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में बना है। और कोरटालम जलप्रपात ये तमिलनाडु में बना है, ठीक है। और अथिरापल्ली जलप्रपात जो है वो केरल में बना है। और तांदव पार जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में बना है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि वराचुकी जलप्रपात ये कहाँ पे है। तो कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर बना है। फिर है गिर सप्पा जलप्रपात, याद रखेंगे कर्नाटक में है, श्रावती नदी पर। उसके बाद है तेजपुर जलप्रपात, ये आसाम में है, ठीक है। फिर सातपुरा जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर तीरथगढ़ जलप्रपात है, ये छत्तीसगढ़ में है। और सौपारा जलप्रपात ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले फिर क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि तामड़ा घूमर जलप्रपात ये कहाँ है। तो ये बताएंगे छत्तीसगढ़ में है। फिर राउरकेला जलप्रपात है, ये उड़ीसा में है। फिर पंचधारा जलप्रपात है, ये महाराष्ट्र में है। फिर चूलिया जलप्रपात ये कहाँ पे है, राजस्थान चंबल नदी पर है। और चिन्ना कलार जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर पिलर रॉक जलप्रपात है, ये तमिलनाडु में है। और हैजी नाका झरना ये नागालैंड में है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर खसदुंग जलप्रपात है, ये मेघालय में है। फिर माहिजल जलप्रपात है, ये आसाम में है। फिर शिलोंग जलप्रपात, शिलोंग जो मेघालय में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। राइट साइड में देखिए क्या कहता है। कहता है कि अगनाझरी जलप्रपात ये कहाँ पे है। तो ये झारखंड में है। और नूजीरा जलप्रपात ये उड़ीसा में है। चोतुरू ये जलप्रपात तेलंगाना में है। फिर माइथन जलप्रपात याद रखेंगे धनबाद ये झारखंड में है। फिर पैरोम्बिया झरना ये कहाँ पे है, ये केरल में है। फिर झरी नजीरा जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में है। और रानी दूध जलप्रपात है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि सीरावती जो जलप्रपात है ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। पटली जलप्रपात ये कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। फिर माहौलती जलप्रपात ये है उत्तराखंड में, ठीक है। फिर है पावर जलप्रपात ये है हिमाचल प्रदेश में। फिर ऊंचाई जलप्रपात है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर महानदी जलप्रपात जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। फिर बाणगंगा जलप्रपात कहाँ पे, मध्य प्रदेश बताएंगे। फिर पांडवकड़ा जलप्रपात ये महाराष्ट्र में है। फिर सातधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है। और रक्तकुंड जलप्रपात जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन इतना ही इस बुक में है। आगे है खेल और कप से रिलेटेड। खेल और कप में क्या क्या है। तो देखिए कौन कौन से कप कौन कौन से खेल से संबंधित है ये पूछा जाता है। जैसे कि क्रिकेट जो है वो रणजी ट्रॉफी से संबंधित रखता है। फिर दिलीप ट्रॉफी से संबंध रखता है। फिर विजय हजारे ट्रॉफी संबंध रखता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। फिर पूछा जाएगा सैयद मुश्ताक अली ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से है, ठीक है। फिर आईपीएल ट्रॉफी क्रिकेट से है। वर्ल्ड कप क्रिकेट से है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी ये क्रिकेट से है, ठीक है। फिर आगे पूछा जाता है फुटबॉल के लिए। जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल के लिए दिया जाता है। फेडरेशन कप फुटबॉल के लिए होता है। आई लीग ये भी फुटबॉल के लिए होता है। हीरो कप जो होता है, हीरो इंडियन सुपर लीग, ये भी फुटबॉल के लिए होता है। डुरंड कप ये भी फुटबॉल के लिए होता है। रोवर्स कप फुटबॉल के लिए। और शुबर्तो कप फुटबॉल के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है क्वेश्चन ये सब।
आगे है हॉकी के लिए। हॉकी के लिए कौन सा, जैसे सुल्तान अजलान शाह कप किसके लिए दिया जाता है, हॉकी के लिए। हॉकी वर्ल्ड कप ये हॉकी के लिए दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी ये भी हॉकी के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। चैंपियंस ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए भी है और हॉकी के लिए भी है, ठीक है। और बैड मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो भी हॉकी के लिए है। सीनियर नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी ये भी हॉकी के लिए है, ठीक है। आगे है बैडमिंटन। बैडमिंटन में पूछे गए हैं ऑल इंडिया जो बैडमिंटन है चैंपियंस ट्रॉफी ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। फिर थॉमस कप ये भी बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। उबेर कप बैडमिंटन के लिए है। सुधी रमन कप ये भी बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। BWF जो वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी है ये भी बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले खेल की ओर। अगले खेल कप, ठीक है। क्या था, टेनिस में कौन कौन से कप दिया जाता है, तो डेविस कप याद रखेंगे। टेनिस कप टेनिस के लिए संबंध रखता है। फेड कप ये भी टेनिस से संबंध रखता है। विम्बल्डन ट्रॉफी ये टेनिस के लिए है। US ट्रॉफी ये भी टेनिस के लिए है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी ये टेनिस के लिए है। और फ्रेंच ओपन ट्रॉफी ये भी टेनिस के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे कबड्डी। कबड्डी में कौन कौन से ट्रॉफी होते हैं, तो प्रो कबड्डी लीग ये होता है, इसमें कबड्डी के लिए इसी ये खेल संबंध है। फिर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप ये भी कबड्डी के लिए दिया जाता है। और वर्ल्ड कबड्डी कप ये भी कबड्डी के लिए है। मैंने सब में कबड्डी कबड्डी तो लिखा ही है, तो इसे आसान से आप पकड़ सकते हो कि ये कबड्डी में ही दिया जाता होगा, ठीक है। आगे बास्केटबॉल में कौन कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं, तो NBA ट्रॉफी दिया जाता है बास्केटबॉल में। फिर FIBA वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है ये भी बास्केटबॉल में दिया जाता है। फिर यूरो लीग ट्रॉफी ये भी बास्केटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में क्या क्या जो कप हैं वो देखिए। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियंस ट्रॉफी ये है टेबल टेनिस के लिए। फिर एशियाई टेबल टेनिस चैंपियंस ट्रॉफी ये भी टेबल टेनिस के लिए है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियंस ट्रॉफी ये भी टेबल टेनिस के लिए है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं गोल्फ। गोल्फ में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, तो मास्टर्स ट्रॉफी होता है ये भी गोल्फ के लिए होता है। US ओपन ट्रॉफी होता है ये गोल्फ के लिए होता है। फिर ब्रिटिश ओपन ट्रॉफी ये भी गोल्फ के लिए दिया जाता है। और PGA चैंपियंस ट्रॉफी गोल्फ के लिए दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और खेल शताब्दी से क्वेश्चंस कुछ हैं ये देख लीजिए। पूछे जाते हैं कैसे कैसे। क्रिकेट में जो पिच का आयाम होता है वो कितनी होती है ये पूछा जाता है। जैसे कि पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 22 गज यानी 20 मीटर हम लोग बताएंगे, ठीक है, जो भी ऑप्शंस में रहे। फिर इसकी चौड़ाई पूछी जाती है तो 10 फीट होती है जो कि 3.05 मीटर की रहती है, ठीक है। उसके बाद गेंद का वजन पूछा जाता है। तो दोस्तों पुरुषों के लिए जो गेंद का वजन होता है 155 से लेकर 63 तक ग्राम के रहते हैं। और महिलाओं के लिए 140 से 151 ग्राम के लिए जो वज़न रहता है बल्ब नहीं बॉल का वो रहता है। फिर क्रिकेट में स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है, तो पूछा जाता है 28 इंच की होती है जो कि 71.1 सेंटीमीटर की रहती है, ठीक है। फिर स्टंप्स के बीच में दूरी कितनी होती है, तो 9 इंच की दूरी होती है जो कि 22 सेंटीमीटर लगभग रहती है, ठीक है। और शब्दावली जो पूछा जाता है कि ये जो शब्द है वो किस खेल से संबंध रखता है, जैसे कि विकेट का उपयोग होता है किसमें, क्रिकेट में उपयोग होता है। फिर क्रीज भी उपयोग होता है क्रिकेट में। गेंदबाज क्रिकेट में होता है। बल्लेबाज भी क्रिकेट में होता है। LBW ये भी क्रिकेट में यूज़ होता है। लेग बिफोर विकेट ये भी मतलब यूज़ होता है क्रिकेट खेल में। फिर शतक हो जाता है। फिर डक मारता है, यॉर्कर मारता है, मैडन ओवर जाता है, सिल्ली पॉइंट, फिर गुगली, हैट्रिक मारता है, ऑलराउंडर, ये सब क्रिकेट में यूज़ होने वाले शब्द हैं, ठीक है, पूछा जाता है। फिर आएंगे फुटबॉल को सॉकर कहते हैं इंग्लिश में। और इसका मैदान का जो आयाम होता है उसका जो आकार कैसा होता है, यार रखेंगे 100 मीटर से 110 मीटर की रहती है जो कि 109 से 120 गज की दूरी होती है। और इसकी चौड़ाई होती है 64 से 75 मीटर मतलब 70 से 82 गज की होती है। और उसमें जो फुटबॉल का वज़न होता है वो 410 से लेकर 450 ग्राम के वज़न के बीच में रहता है। और गोल की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 2.5 मीटर की होती है यानी 2.44 मीटर जो लगभग 8 फीट की होती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इस कहता है कि गोल की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई 7.32 मीटर यानी 24 फीट की लगभग रहती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और जो शब्दावली है फुटबॉल में क्या क्या शब्द यूज़ होते हैं। देखिए ऑफ साइड जो है ये क्रिकेट में भी यूज़ होता है और फुटबॉल में भी यूज़ होता है। जो भी ऑप्शंस में रहेगा वैसा ही करके टिक लगाना है आपको। फिर कॉर्नर किक ये फुटबॉल में यूज़ होता है इसलिए फुटबॉल टिक लगाएंगे, ठीक है। फिर फ्री किक होता है फुटबॉल में। पेनल्टी किक होता है फुटबॉल में। गोल कीपर भी फुटबॉल में होता है। डिफेंडर फुटबॉल में होता है। मिडफील्डर ये भी फुटबॉल में होता है। स्ट्राइकर होता है ये भी फुटबॉल में। पीला कार्ड होता है फुटबॉल में। लाल कार्ड भी होता है फुटबॉल में, ठीक है।
फिर होता है ड्रिबल, हेडर और टैकल। ये सब क्या होता है, फुटबॉल में होता है यूज़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हॉकी के लिए। हॉकी में आप जानेंगे क्या, हॉकी जो है इसको फील्ड हॉकी कहते हैं। मैदान का आयाम जो होता है वो कितना होता है, 91.4 मीटर की होती है, जो कि 100 गज की दूरी होती है। और चौड़ाई इसकी 55 मीटर होती है, यानी कि 60 गज की दूरी होती है। ठीक है, अब आगे उसके गेंद का वज़न कितना होता है, किसके, हॉकी का। जो गेंद का वज़न होता है 156 से लेकर 163 ग्राम की रहती है। और गोल की ऊंचाई 2.14 मीटर की होती है, जो 7 फीट की होती है। गोल की चौड़ाई कितनी होती है, 3.66 मीटर, जो 12 फीट की होती है। ठीक है, और शब्दावली क्या क्या यूज़ होते हैं, तो पेनल्टी कॉर्नर, फिर पेनल्टी स्ट्रोक, गोलकीपर, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग, ये सब यूज़ होते हैं किस खेल में, तो हॉकी खेल में ये सब यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बास्केटबॉल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोर्ट का आयाम जो होता है वो 28.65 मीटर की होती है, जो 94 फीट की रहती है। और 15.24 मीटर की होती है, जो 50 फीट की रहती है। और गेंद का वजन जो पुरुषों के लिए रहता है वो 600 साढ़े 600 ग्राम की रहती है। और महिलाओं के लिए 500 से 550 ग्राम की रहती है। ठीक है, और बास्केट की जो ऊंचाई है 3.05 मीटर की रहती है, जो लगभग 10 फीट की होती है। और शब्दावली फ्री थ्रो या फिर 3 पॉइंट लाइन, ड्रिबल, रिबाउंड, असिस्ट, स्लैम डंक, पिवट और वॉली, ये सब यूज़ होते हैं किसमें, बास्केटबॉल में होते हैं। ठीक है, और आगे है टेनिस। जो है टेनिस कोर्ट के आयाम में लंबाई जो इसकी कितनी होती है, 23.77 मीटर होती है, जो 78 फीट की रहती है। और चौड़ाई इसकी 8.23 मीटर की रहती है, जो सिंगल्स होती है, और 27 फीट की रहती है। ठीक है, और चौड़ाई जो है 10.97 मीटर रहती है, जो डबल्स में रहती है, और ये 36 फीट की रहती है। ठीक है, याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके नेट की ऊंचाई, जो टेनिस में नेट की ऊंचाई कितनी रहती है, तो 1.07 मीटर की रहती है, जो 3.5 फीट लगभग रहती है साइड पोस्ट पर। ठीक है, और 0.91 मीटर, जो 3 फीट सेंटर पर रहती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चंस की ओर। जो शब्दावली टेनिस में क्या क्या यूज़ होते हैं, तो ये देखिए एस यूज़ होता है, डबल फॉल्ट यूज़ होता है, बैक हैंड, फोर हैंड, स्मैश, ड्रॉप शॉट, लव, ड्यूज और सर्विस, ये सब यूज़ होते हैं टेनिस में। ठीक है, आगे है बैडमिंटन। बैडमिंटन के बारे में जानेंगे। कोर्ट के आयाम इसमें कितने होते हैं, तो लगभग 13.5 मीटर होती है, जो 44 फीट की रहती है लंबाई। और चौड़ाई इसकी रहती है लगभग 6 मीटर की रहती है, और 20 फीट रहती है डबल्स के लिए। ठीक है, और चौड़ाई जो है 5.1 मीटर की रहती है, यानी 17 फीट लगभग, और वो सिंगल्स के लिए होती है। और शटल कॉक का वजन कितना होता है, तो याद रखेंगे उसका जो कॉक होता है वो 4.74 से लगभग 5.5 ग्राम की रहती है उसका कॉक। ठीक है, और नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 1.55 मीटर, यानी 1.5 मीटर की रहती है, जो 5 फीट 1 इंच की रहती है साइड पोस्ट पर, और 1.5 मीटर यानी 5 फीट की रहती है सेंटर पर। ठीक है ना, याद रखेंगे। और इसके जो शब्दावली है, सर्व बैडमिंटन में यूज होता है, फोर हैंड बैडमिंटन में, बैक हैंड भी बैडमिंटन में, स्मैश, ड्रॉप शॉट, क्लियर, नेट शॉट, डबल और सिंगल्स, ये सब यूज़ होते हैं बैडमिंटन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या था, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में जो कैसे कैसे शब्द यूज़ होते हैं और क्या क्या आयाम रहता है, देखिए वॉलीबॉल के कोर्ट के वॉलीबॉल के कोर्ट का जो आयाम रहता है वो इसकी लंबाई लगभग 59 फीट रहती है, यानी 18 मीटर, और इसकी चौड़ाई रहती है 9 मीटर, यानी 29 फीट। ठीक है, और गेंद का वजन लगभग रहता है 250 से 280 ग्राम तक रहती है। और नेट की ऊंचाई जो होती है बैडमिंटन में वॉलीबॉल में, ये पुरुषों के लिए रहती है 2.43 मीटर, जो कि 7 फीट 11 इंच के 11.5 इंच की रहती है। और महिलाओं के लिए लगभग 2.5 मीटर की रहती है, 2.24 मीटर की रहती है, 7 फीट और 4.5 इंच के लगभग रहती है। और शब्दावली यूज़ होती है किसी, सर्व यूज़ होता है, ब्लॉक, स्पाइक, डिग, सेट, पास, अटैक, डिफेंस और रोटेशन, ये सब यूज़ होते हैं किसमें, वॉलीबॉल में यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे एक गेम है बेसबॉल। बेसबॉल से आप जानेंगे, बेसबॉल की जो दूरी होती है, बेस की बीच की दूरी 90 फीट की होती है, जो 27.5 मीटर की रहती है। और पिचिंग माउंड से होम प्लेट की दूरी होती है 7 फीट 6 इंच, लगभग 18.44 मीटर की रहती है। और बल्ले का जो वजन होता है वो 900 से 1000 ग्राम तक की रहती है। और शब्दावली जो है, होम रन, पिच स्ट्राइक, बॉल, बेस, स्लाइड, कैच, रन, पिचर और कैचर, ये सब यूज़ होते हैं कहाँ पे, बेसबॉल में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे गोल्फ खेल में। गोल्फ खेल की जो होल की पूरी लंबाई रहती है वो पार 3 यानी 100 से लेकर 250 गज की दूरी की रहती है। पार 4 होती है वो 251 से लेकर 475 गज की दूरी पे। और पार 5 है ये रहती है 476 गज से अधिक। जो बॉल का वजन होता है वो अधिकतम लगभग 46 ग्राम की होती है। ठीक है,
और जो शब्दावली यूज़ होते हैं इसमें गोल्फ में क्या क्या यूज़ होते हैं, तो देखिए बर्डी, ईगल, बॉगी, डबल बॉगी और हॉल इन वन, टी, फेयरवे, ग्रीन, पुट, और ये सब यूज़ होते हैं किसमें, ये सब यूज़ होते हैं गोल्फ में। आगे रग्बी, रग्बी जो गेम है उसमें क्या क्या शब्द यूज़ होते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए रग्बी के लिए पिच का आयाम होता है लगभग 100 मीटर यानी 109 गज की दूरी होती है, 70 मीटर यानी 76.5 गज की दूरी होती है चौड़ाई उसकी, ठीक है। उसके बाद गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 3.5 मीटर की होती है जो 11 फीट की रहती है। और शब्दावली जो यूज़ होते हैं रग्बी में, ट्राई यूज होता है, कन्वर्जन, स्क्रम, लाइन आउट, रक, मॉल, फ्लैंक, हुकर, प्रॉप और फुल बैक, ये सब यूज़ होते हैं किस में, आप कहेंगे रग्बी सब में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखिए टेबल टेनिस, टेबल टेनिस की जो लंबाई होती है वो होती है 2.74 मीटर जो लगभग 9 फीट रहती है, चौड़ाई रहती है 1.5 to 5 मीटर जो 5 फीट की रहती है, और ऊंचाई जो होती है वो 0.76 मीटर की रहती है जो 2.5 फीट की होती है, और गेंद का वजन जो होता है 2.7 ग्राम की रहती है, और नेट की ऊंचाई 15.25 सेंटीमीटर की रहती है जो 6 इंच की रहती है, ठीक है। और शब्दावली सर्विस होता है, रिटर्न होता है, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, पिंग पोंग, टॉप स्पिन और बैक स्पिन, ये सब यूज़ होते हैं किसमें, ये सब यूज़ होते हैं टेबल टेनिस में, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले खेल में, क्या था है कुश्ती, कुश्ती में क्या क्या यूज होता है तो देख लीजिए। कुश्ती का जो मैट का आकार रहता है वो 9 मीटर की रहती है जो 29.5 फीट की रहती है, और शब्दावली जो यूज होते हैं इसमें कुश्ती में, टेक डाउन होता है, टेक डाउन, पिन, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, रिवर्सल, अटैक, डिफेंस और ग्रैपलिंग, ये सब यूज़ होते हैं किसमें, किस खेल में, आप कहेंगे कुश्ती में ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे तैराकी, तैराकी एक गेम है और इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं देख लीजिए। पुल का आयाम तैराकी तैरने वाले के लिए रहता है, लंबाई इसके 50 मीटर रहती है ओलंपिक में, और चौड़ाई जो है वो रहती है 25 मीटर। और शब्दावली जो यूज़ होता है तैराकी में क्या क्या, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, फिर रिले, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक, फिर रिले, फिर डाइव, फिर फ्लिप टर्न, ये सब यूज़ होते हैं किस खेल में, ये सब यूज़ होता है तैराकी में। आगे मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में जो रिम का आयाम होता है वो 16 से 20 फीट तक होती है जो 4.88 मीटर से लेकर 6.10 मीटर तक रहती है प्रत्येक तरफ, ठीक है। और शब्दावली यूज होते हैं वो क्या है तो याद रखेंगे, जाब यूज होता है, हुक यूज होता है, अपर कट, फिर नॉकडाउन, फिर राउंड, स्पेयरिंग, फिर पंच, फिर गार्ड, ये सब यूज होता है किसमें, किक बॉक्सिंग में, ठीक है। अब आगे जो है जिम्नास्टिक जो यूज होते हैं, इसमें उपकरण होता है, वॉल्ट होता है, आइनिवन वर्स होता है, बैलेंस बीम होता है, फ्लोर होता है और एक्सरसाइज किया जाता है। शब्दावली इसके क्या है, डिसमाउंट, रूटीन, टम्बलिंग, पाइक, फ्लिप और हैंडस्टैंड, ये सब यूज़ किस में होते हैं, तो ये सब यूज़ होते हैं जिम्नास्टिक में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड जो कि दौड़ते हैं उन लोग के लिए क्या रहता है, तो याद रखेंगे ट्रैक की जो लंबाई रहती है वो 400 मीटर की रहती है स्टैंडर्ड वाली। और शब्दावली जो यूज़ होते हैं किसमें, एथलेटिक्स में क्या क्या यूज़ होते हैं ये देखिए, स्प्रिंट होता है, मिडिल डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, रिले होता है, हर्डल्स होता है, शॉर्ट पुट होता है, डिस्कस होता है, जैवलिन होता है, लॉन्ग जंप होता है, फिर हाई जंप, फिर पॉल वॉल्ट, ये सब यूज़ किस में होते हैं, तो एथलेटिक्स में ये सब यूज़ होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो स्क्वैश होता है, क्वेश्चन नंबर 17। स्क्वैश में क्या होता है, स्क्वैश में जो कोर्ट का आयाम होता है वो होता है 9.75 मीटर जो कि लगभग 32 फीट की रहती है, और इसकी चौड़ाई रहती है 6.4 मीटर जो 21 फीट की रहती है, और इसके गेंद का वजन होता है 23 से लेकर 25 ग्राम तक रहती है, ठीक है। और जो शब्दावली जो होते हैं स्क्वैश में वो होते हैं, सर्व होता है, फिर रिटर्न होता है, ड्रॉप होता है, शॉर्ट पुट होता है, वाली होता है, नी, रैली, लेट, फॉरहैंड और बैकहैंड, ये सभी के सभी यूज़ होते हैं किसमें, स्क्वैश में यूज़ होते हैं। आगे बढ़ेंगे जो किक बॉक्सिंग 18 नंबर में किक बॉक्सिंग, इसमें 20 से लेकर 24 फीट की रिंग की रहती है जो 6.1 और 7.3 मीटर की रहती है प्रत्येक की तरफ। और शब्दावली जो यूज होते हैं, जाब होता है, क्रॉस होता है, हुक, अपर कट, राउंड हाउस किक, स्पिनिंग किक, ठीक है, ये सारे क्लिच और नॉकआउट यूज़ होते हैं किसमें, किक बॉक्सिंग में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जो 19 नंबर में कराटे गेम में इसका जो मैट का आकार होता है 8x8 मीटर रहती है जो 25.6 से 25.6 फीट घूमती रहती है, और 10x10 मीटर जो कि 32.8 काता रहता है, ठीक है। काता जो किया जाता है वो नाम रहते हैं कराटे में।
शब्दावली जो कुमिति होता है, काता, किहो, ज्ञानजाप, उचिनाके, गेटन बराई, मावासीगिरी और किहोन कुमिते, ये सब रहता है उसके नाम। ये सब नाम है जो हमें याद रखने होते हैं कराटे फील्ड में, ठीक है। अगर आप कराटे करते हो तो आपको पता होगा ये सब नाम। बाकी आगे है जूडो। जूडो में मैट का आकार होता है 14x14 मीटर का, जो लगभग 45.5 फीट की होती है। और शब्दावली जो है रंदोरी, काता, नेवाजा, ताजीवाजा, उकेमी, उचिकोमी, हिरोइकोशी और ओशिकोमी, ये सब नाम किस में यूज होते हैं ये सब नाम जूडो में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। जो टाइकोंडो होता है, टाइकोंडो में सिर्फ पैर यूज होते हैं। तो टाइकोंडो में देखेंगे जो रिंग का आयाम होता है वो 8x8 मीटर का होता है, ठीक है, जो लगभग 25.5 फीट की होती है। शब्दावली इसमें यूज होते हैं पोमे से क्योरोगी, चगी, माखी, जीरुगी, टर्निंग किक, स्पिनिंग किक और अपजगी, ये सब यूज होता है टाइकोंडो में, जो कि सिर्फ पैर से इसमें खेला जाता है। आगे है आर्चरी। आर्चरी जो है ये तीर धनुष वाला गेम है, जो लक्ष्य की दूरी तय करनी थी ओलंपिक में 70 मीटर की, जो लगभग 76 गज की दूरी होती है इसमें, ठीक है। और जो शब्दावली यूज होता है वो होते हैं बॉल्ट, क्यूवर, नॉक, ड्रॉ, एंकर, रिलीज और बुल्स आई। बुल्स आई जो यूज़ होते हैं ये सब किस में यूज होते हैं, आर्चरी में, जो तीर धनुष का गेम होता है, ठीक है। आगे स्केटबोर्डिंग, ये भी एक गेम है जिसमें हाफ पाइप होता है 3.5 से लेकर 4.2 मीटर तक। और इसकी जो शब्दावली यूज होता है स्केटबोर्डिंग में ऑली, किक फ्लिप, ग्रैब, ग्राइंड, पाइप है, वर्ट है, ट्रिक्स है और डाउन हिल है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला जो गेम है वो है सर्फिंग का। इसका सर्फिंग में जो बोर्ड का आयाम होता है वो 1.8 से लेकर 3 मीटर तक रहती है, लगभग 6 फीट से 10 फीट तक रहती है, ठीक है। और जो शब्दावली है वो वेव, स्वेल, बेरेल, कर्ल, पॉप अप, कटबैक, डक डाइव और राइडर, ये सब यूज होते हैं किसमें, सर्फिंग में यूज होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या था स्कीइंग क्या होता है, ये भी एक गेम होता है जो ट्रैक करते हैं, पिच लंबाई और चौड़ाई बदलती रहती है। शब्दावली स्लेलम कहते हैं, जाइंट स्लेलम कहते हैं, सुपर जी, डाउन हिल, अप स्ट्रेक, स्की पोल और बाइंडिंग्स, ये सब यूज होते हैं स्कीइंग में, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं स्नोबोर्डिंग में क्या होता है, इसके भी ट्रैक की लंबाई जो पिच है उसकी लंबाई चौड़ाई बदलती है। और इसमें जो शब्द यूज होते हैं वो होता है हाफ पाइप, अल्पाइन फ्री स्टाइल, बटर, क्रॉस, रसिंग और बाइंडिंग्स, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे रॉक क्लाइंबिंग में क्या होता है कि ये चढ़ा जाता है किसी दीवार की ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर होती है, रॉक क्लाइंबिंग चढ़ी जाती है। 32.5 फीट से लेकर 49.5 फीट की होती है वो। और शब्दावली जो यूज होते हैं इसमें बैलन, होल्ड, क्रैम्प, स्पॉटिंग, लीड क्लाइंबिंग, टॉप रॉप और बॉल्डरिंग, ये सब यूज होते हैं किसमें, रॉक क्लाइंबिंग में यूज होते हैं। आगे साइकिलिंग में क्या क्या यूज होते हैं, तो ट्रैक का आयाम जो रहता है वो वेलोड्रोम 250 मीटर की रहती है, जो 820 फीट ऊंची रहती है ओलंपिक में। और शब्दावली जो यूज होता है साइकिलिंग में पेलोटन, ड्राफ्टिंग, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, किट, गियर्स और कैंडस, ये सब यूज़ होते हैं किसमें, साइकिलिंग में यूज होते हैं। फिर होता है फेसिंग में क्या होता है, पिच का आयाम लंबाई लगभग 14 मीटर होती है, 46 फीट की रहती है, चौड़ाई इसके 1.5 से 2 मीटर तक रहती है, जो 5 से 6 फीट की 5 से 6 फीट की रहती है इसकी चौड़ाई। और शब्दावली इसमें जो यूज होते हैं अपील, रिपोस्ट, पारी, फ्लैश, फाइल, एपी और सेबर, ये सब यूज होते हैं किस खेल में, तो आप बताएंगे कि ये यूज होते हैं फेसिंग में। आगे है सुमो क्या कैसा गेम है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 4.5 मीटर, यानी लगभग 15 फीट की रहती है। और इसकी जो शब्दावली यूज होते हैं सुमो में शिकोशी होती है, योकोजुना होती है, मावशी होती है, सिको होती है, हेनका होती है, टाकी कुमी होती है और फिर ग्योजी होती है, ये सब यूज होते हैं उसके वर्ड्स। आगे वेट लिफ्टिंग एक गेम है। इसमें क्या होता है कि प्लेटफॉर्म का जो आयाम होता है वो 4x4 मीटर की रहती है, यानी लगभग 13.1 फीट की। और जो शब्दावली यूज होते हैं वेट लिफ्टिंग में स्नैच होता है, क्लीन एंड जर्क होता है, डेड लिफ्ट होता है, स्क्वाट होता है, बेंच प्रेस होता है, रिप्स होता है, फिर मैक्स आउट, ये सब यूज़ होते हैं वर्ड किसमें, वेट लिफ्टिंग में होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा स्पोर्ट्स के कितने कितने प्लेयर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, कबड्डी में 7 प्लेयर, बैडमिंटन में होते हैं 2 प्लेयर, टेनिस में होता है 2 प्लेयर, टेबल टेनिस में होते हैं 2 प्लेयर, उसके बाद रग्बी में होते हैं 15 प्लेयर, बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, सॉफ्टबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी, ठीक है। फिर होता है फील्ड हॉकी, इसमें 11 खिलाड़ी रहते हैं,
पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, अमेरिकन फुटबॉल में 11 खिलाड़ी और लेग क्रॉस में 10 खिलाड़ी, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी और क्रॉस कंट्री रेस में होते हैं 7 खिलाड़ी। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत के अधिनियम से कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ सिर्फ तिथियों की सूची दी गई है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं है। ठीक है ना, तो भारत के अधिनियम जानेंगे कब कब हुई थी। तो भारत संविधान अधिनियम 1950 में कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये कब हुआ था? 1 नवंबर 2007 को। फिर हुआ है महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, जो हुआ है 2005 में, 26 अक्टूबर 2006 में ये हुआ है। ठीक है, आगे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति जो अत्याचारण, अनुसूचित जाति और जनजाति माने ST और OBC क्या है कि 2005 में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब पारित किया गया था? तो 30 जनवरी 1990 के ये पारित किया गया था। आगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये कब किया गया था? 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, फिर है पोक्सो अधिनियम 2012, ये हुआ था 14 नवंबर 2012 को। फिर मोटर वाहन अधिनियम 1988, यह 1 जुलाई 1989 को। फिर भूतल परिवहन अधिनियम जो 1986 में 1 जुलाई 1986 को ये हुआ था। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये हुआ था 5 जुलाई 2013 को। ठीक है, याद रहेगा। आगे है फिर मनरेगा 2005, ये कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम 2016, ये कब हुआ था? तो 18 मार्च 2016 को हुआ था। ठीक है, फिर है भारतीय दंड संहिता, ये कब? 1 जनवरी 1862 को हुआ था। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 1 सितंबर 1872 को हुआ था। ठीक है, आगे है वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ये 23 अप्रैल 1936 को हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 को हुआ था। फिर है कंपनी अधिनियम 2013, ये 29 अगस्त 2013 को हुआ था। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम जो 1986 में हुआ था, ये हुआ था 23 दिसंबर 1986 को। ठीक है, फिर है आरक्षण अधिनियम 1951 में हुआ था 1 मई 1951। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, फिर आगे है जनहित याचिका प्रणाली, ये तिथि इसकी कोई दी नहीं गई है। फिर स्वच्छ भारत अभियान हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, फिर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 जो 23 मार्च 1974 को ये हुआ था। ठीक है, आगे वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 मार्च 1981 को। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब हुआ था? 1986 को, डेट सभी को पता है, 19 नवंबर 1986 को। फिर है जैव विविधता अधिनियम 2002 जो हुआ था, यह 5 फरवरी 2003 को हुआ था। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1879, ये हुआ था 1 जुलाई 1879 को। फिर राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन, ये कब हुआ था? 2014 में हुआ था। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अन्य परंपरागत वन निवासी हैं, वन अधिकारों की मान्यता दी गई है 2006 में, 31 दिसंबर 2007 को ये लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में, ये 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। और एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार जो है निषेध अधिनियम 1969 यानी 1 जून 1970 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो प्रमुख संस्थान है और उसके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो चलिए याद रखेंगे क्या क्या है इसमें। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और ऑरेविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो चैतन्य महाप्रभु ने। और दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है 9वें नंबर पे सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक जी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे संस्थानों के नाम और उनके संस्थापक। आगे कहता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, और शक संवत के संस्थापक थे कनिष्क। और न्याय दर्शन के संस्थापक थे महर्षि गौतम। और योग दर्शन के संस्थापक थे महर्षि पतंजलि। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे है
सती प्रथा की समाप्ति किसने की थी? विलियम बेंटिक ने की थी। असहयोग आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। भूदान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने। उसके बाद रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। निर्मल हृदय किसने स्थापना? मदर टेरेसा ने। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? बेडेन पावल ने। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो याद रखेंगे ये रहे थे निकोलाई लेनिन। ठीक है, रूसी क्रांति के जनक थे निकोलाई लेनिन। उसके बाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? M.N. रॉय ने। और इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद साहिब ने। फिर अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था वो अब्राहम लिंकन ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लाउटस्की ने। उसके बाद इंडियन एसोसिएशंस की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। फिर है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह एवं आगा खान। और होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर मनसबदारी प्रथा किसने किसने किया था? तो अकबर ने की थी। ठीक है, उसके बाद क्या था है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले ने किया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर पूना सार्वजनिक सभा ये थी M.J. रानाडी ने किया था। अभिनव भारत संस्थान जो थे वो विनय दामोदर यानी वी.डी. सावरकर थे। विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल, जो कुछ देर पहले डिस्कस किए थे अभी। फिर हिंदू महासभा की स्थापना की थी मदन मोहन वाल्मीकि। और होम रूल के संस्थापक थे तिलक और एनी बेसेंट। विदेशी महिला में पूछे जाएंगे तो एनी बेसेंट बोलेंगे, और भारत में तिलक थे। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन कौन किए थे? तो अली बंधु किए थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर हेड गवार ने की थी। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी V.R. अम्बेडकर जी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। कानून का शासन ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। फिर एकल नागरिकता ब्रिटेन से। फिर संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन से। और संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, सारे के सारे ब्रिटेन से वाले हैं ये सब। आगे है अमेरिका से क्या क्या स्रोत लिया गया है संविधान में? देखिए मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन यह भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद की प्रणाली यह भी अमेरिका से लिया गया है। संघीय प्रणाली अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति के पद की प्रणाली यह भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सारे के सारे याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या था? आयरलैंड से क्या क्या लिए गए थे संविधान के स्रोत? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिए गए थे आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा के लिए नामांकन जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या था? कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था को लिया गया है कनाडा से। ठीक है, फिर अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है कनाडा से। और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो भी लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, आगे है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या संविधान के स्रोत है? तो क्या क्या है? समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठकों की प्रणाली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे है जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? तो याद रखेंगे ये क्या हो गया, ये है जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? तो आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। उसके बाद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये कब? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये लिया गया है जापान से। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। इतिहास की समय रेखा अब जानेंगे। जैसे प्राचीन भारत से जो क्या क्या हुए थे उसकी समय रेखा जानिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। ठीक है,
फिर है ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से हुई थी। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक थी। महाजनपद 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। बुद्ध का ज्ञानोदय 500 ईसा पूर्व था। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी 322 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, उसके बाद अशोक का शासनकाल था 268 से 232 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व। और इंडो यूनानी साम्राज्य बसाया गया था 180 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत के समयकाल। तो देखिए क्या है, सुंग वंश जो है 185 से 73 ईसा पूर्व तक था। कण्व वंश था 73 से 28 ईसा पूर्व। कुषाण साम्राज्य था 30 से 375 ईसा पूर्व। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और ये 320 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, आगे समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से 375। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था 380 से 415 ईस्वी। उन्होंने आक्रमण किया था सी 500 ईसा पूर्व पहले। और हर्ष का साम्राज्य चला था 606 से 647 ईसा पूर्व। पल्लव वंश का शासक चला था 275 से 897 ईसा पूर्व। चालुक्य वंश का शासन चला था 543 से 753। और राष्ट्रकूटों का शासन चला था 753 से लेकर 982। और चोल वंश का शासक चला था 848 से लेकर 1279। और बंगाल में पाल और सेना की थी 8वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रतिहार साम्राज्य था वो 725 से लेकर 1036 ईसा पूर्व था। और भारत पर गौरी का आक्रमण हुआ था 1175 से लेकर 1206 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और भी समय काल अवधि देख लेंगे मध्यकालीन भारत से। तो मध्यकालीन भारत से तो दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से लेकर 1526 ईसा पूर्व तक था। खिलजी वंश था 1290 से 1320 ईसा पूर्व। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316 ईसा पूर्व। उसके बाद तुगलक वंश का जो था वो 1320 से 1414 ईसा पूर्व। तैमूर का आक्रमण था 1398 ईसा पूर्व। लोधी वंश का जो था वो 1491 से 1526 ईसा पूर्व था। और विजयनगर साम्राज्य तो चला था 1336 से लेकर 1646 ईस्वी पर। ठीक है, आगे है प्रारंभिक आधुनिक भारत में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है तो ध्यान लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय। ठीक है, और मुगल साम्राज्य जो चली थी 1526 से लेकर 1857 तक चली थी। फिर आया हुमायूं का शासनकाल जो 1530 से लेकर 1556 तक चला था। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई जो 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक चली गई थी। फिर हल्दी घाटी का शासन चला, लड़ाई हुई 1576 में। फिर जहांगीर का शासनकाल चला 1605 से लेकर 1627 तक। फिर शाहजहां का शासन चला 1628 से लेकर 1658 तक। फिर औरंगजेब आया और उसका शासन चला 1658 से लेकर 1707 तक। फिर आया मराठा साम्राज्य जो 1674 से चला 1818 ईस्वी में। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। ठीक है, फिर आया आधुनिक भारत में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो 1757 ईस्वी में हुई। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1767 से 69 तक। फिर विनियमन अधिनियम किया गया था 1773 ईस्वी में। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1780 से 84 तक। फिर पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम हुआ था 1784 ईस्वी में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1790 से 1792 ईस्वी। फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1799 ईस्वी। फिर अमृतसर की संधि लड़ी गई थी 1809 ईस्वी में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1775 से 1782 ईस्वी में। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1803 से 1805। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1817 से 1818 तक। ठीक है, फिर आया बर्मा का युद्ध जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था 1824 से लेकर 1826 तक। फिर पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था 1839 से 42 तक। फिर पहला सिख युद्ध लड़ा गया था 1845 से 40 तक। ठीक है, आगे फिर इधर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। इधर देखिए दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 49 तक। फिर दूसरा आंग्ल बर्मी युद्ध लड़ा गया था 1852 से 53 तक। फिर भारतीय विद्रोह जो स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कहते हैं 1857 का विद्रोह हुआ था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ। फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। फिर बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। फिर पार्लियामेंट सुधार हुआ 1909 में। फिर दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का उलटफेर हुआ 1911 में। ठीक है,
फिर लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, फिर चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, फिर असहयोग आंदोलन हुआ 1920 और 22 ईस्वी में, फिर चौरी चौरा घटना हुआ 1922 ईस्वी में, फिर आया साइमन कमीशन साइमन कमीशन जो हुआ वो 1927 ईस्वी में हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 से लेकर 1934 ईस्वी के बीच में, फिर दांडी मार्च हुआ 1930 में, फिर गोलमेज सम्मेलन लिया गया भाग 1930 से 1932 तक, जिसमें दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। फिर है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 को लागू हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में जिसमें संविधान की बात कही गई थी, फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में, माउंट बेटन का योजना हुआ 1947 में, फिर लास्ट में भारत की स्वतंत्रता हुई, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। जैसे कि उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, पूछा गया है एमटीएस में। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फिर राजाजी नेशनल उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। गोविंद पासु बिहार नेशनल उद्यान उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अब है देखते हैं राजस्थान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन से। फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए सर इसका राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान की है, सीएचएसएल में पूछा गया है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान की है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान में है। और माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमें जानने हैं। देखिए कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन से। फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में, एसएससी जेईई में पूछा गया है। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। वन विहार उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। रुद्रसागर झील राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में, एसएससी जीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया है। फिर संजय नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। फिर माधव नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। कुनो नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के राज्य के राष्ट्रीय उद्यान जान लेंगे। जैसे उड़ीसा में कुछ है, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल उद्यान, नेशनल पार्क मतलब सिमलीपाल नेशनल पार्क ये है उड़ीसा में, पूछा गया सीएचएसएल में। फिर नंदकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर ये उड़ीसा में है। चिल्का झील अभ्यारण्य, चिल्का तो हमेशा उड़ीसा में ही रहेगा। ठीक है, और गाहिर माथा ये उड़ीसा की है, सीएचएसएल में पूछा गया 2021 में। ठीक है, आगे मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो चलिए जानते हैं। माउंटेन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये मिजोरम में है। फिर मोरलैंड नेशनल पार्क ये भी मिजोरम में है। फांगपुई नेशनल पार्क ये भी मिजोरम में है। और दाम्पा अभ्यारण्य ये भी मिजोरम में, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्क है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, सीएचएसएल में पूछा गया है। फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, तमिलनाडु में, जेईई में पूछा गया क्वेश्चन से ये। ठीक है, आगे तमिलनाडु से और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क देख लेंगे। जैसे कि इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु में है, सीएचएसएल में पूछा गया है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे, कोई कोई केरल में इनको डाउट करके लिख जाते हैं। ठीक है, फिर है प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह है तमिलनाडु में। मुकुरुथी नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है। और गुनीडे नेशनल उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल की है, सीएचएसएल में पूछा गया है, राजस्थान में कांस्टेबल में भी। फिर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में, कितनी बार रिपीट किया जा चुका है आप देख सकते हो। ठीक है, फिर है जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल की है। गोरुवारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल की है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नियोरा वैली नेशनल उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन से।
ठीक है। अब जानेंगे आसाम में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखेंगे मानस है, ये हमेशा आसाम में याद रखेंगे। याद करें, आप बार बार रिपीट करिएगा तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आसाम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन से। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आसाम में है। राजीव गांधी औरांग उद्यान ये भी आसाम में है। और डिब्रूगढ़ याद रखेंगे, डिब्रूगढ़ जो जगह ही आसाम में है, तो ये आसाम में ही होगा, ठीक है। आगे महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेंगे। महाराष्ट्र में बोरीवली जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये महाराष्ट्र में है। फिर चांदोली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है। फिर तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है। नवगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तंसा नेशनल उद्यान ये भी ठाणे महाराष्ट्र में। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है। एमटीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे केरल। केरल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, तो देख लीजिए। देखिए, पेरियार नेशनल उद्यान ये भी केरल में, सीएचएसएल में पूछा गया है। मैथीकेतन नेशनल उद्यान ये भी केरल में है। अन्नामुदाई, देखिए उसमें था अन्नामलाई और इसमें अन्नामुदाई, दोनों में अंतर है। अन्नामुदाई जो है वो केरल की है और अन्नामलाई वो तमिलनाडु की है। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने आप में, ठीक है। अन्नामुदाई ये है केरल की और अन्नामलाई ये है कहाँ की, तमिलनाडु की। आगे बढ़ेंगे। एर्नाकुलम ये है केरल की, एर्नाकुलम नेशनल उद्यान ये भी केरल की है। और साइलेंट वैली जो है ये हमेशा केरल की है, क्योंकि केरल वाली साइलेंट वैली केरल को ही कहते हैं, ठीक है। आगे कर्नाटक की, कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क देख लेंगे। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक की, रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक की है, ठीक है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के। बनारघट्टा नेशनल उद्यान कर्नाटक की। कुडुरमुख नेशनल उद्यान ये भी कर्नाटक की। और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक के, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं। ये रहा, सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार की है। महात्मा गांधी मेरिन वंदूर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार की है। माउंट हेरिट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार की है। रानी झांसी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार की है। और साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है, अंडमान निकोबार की, ठीक है। अब आएंगे बिहार। बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है देख लेते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये भी बिहार में है। और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी ये है बिहार की, ठीक है। आगे छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए कांगेर घाटी जो कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क है ये छत्तीसगढ़ की है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क जो छत्तीसगढ़ की है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन से ये। फिर गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ की है, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल उद्यान ये आंध्र प्रदेश की है। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान उद्यान ये भी आंध्र प्रदेश की है। मरूग आंध्र प्रदेश की है। और प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये भी आंध्र प्रदेश की है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। आगे गुजरात, गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क ये गुजरात में पूछा गया क्वेश्चन से। गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेर के लिए फेमस है ये भी गुजरात में है, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। और गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात में, जो भी क्वेश्चन में था वही रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। वह संदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन से। फिर गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ये भी पूछा गया है रिपीटेड क्वेश्चन से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो जान लेंगे। झारखंड में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान ये भी झारखंड में है। धीमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। और पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, झारखंड में, एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क है, देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा में है। फिर है सिक्किम, सिक्किम में है खगजेजोंगा बायोस्फीयर ये भी सिक्किम में, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन से। और कंचनजंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो कंचनजंगा है सिक्किम में, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन से ये। आगे बढ़ेंगे। आगे मणिपुर नेशनल पार्क, सॉरी मणिपुर में जो राष्ट्रीय पार्क है उसको देख लेंगे। मणिपुर में काईबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर की है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये भी मणिपुर की है। आगे इंपॉर्टेंट झील के बारे में जान लेंगे।
कि इम्पोर्टेंट झील है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखिए डल जो लेक है, डल लेक मतलब डल झील, ये कहाँ पे है तो आप याद रखेंगे ये है श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो कि भारत में है। फिर विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसके सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि वेम्बनाड झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि सुपीरियर झील, सुपीरियर झील जो है वो उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी वाली झील है, सुपीरियर झील। ठीक है, उसके बाद है टीटीकाका झील, ये दक्षिण अफ्रीका, बोलीविया और पेरू सीमा पर स्थित है, और इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह झील दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित नदी या फिर झील है, सबसे ऊंचा में है। ठीक है, आगे ग्रेट बेयर झील, ग्रेट बेयर झील जो है ये कनाडा उत्तरी अमेरिका में है, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है और दूसरे सबसे बड़े खारे पानी वाली झील के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है चिल्का झील, चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में है भारत में, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय सागरीय झील है और यह भारतीय आपराधिक वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 7 नंबर में कहता है पंगोंग झील, ये कहाँ पे, ये लद्दाख में है जो कि भारत में है, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पोंगोंग झील एक अद्वितीय हिमनद है और इसका आधा हिस्सा भारत में होता है जबकि बाकी हिस्सा चीन में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पुलिकट झील दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सागरीय झील है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे सांबर झील, ये राजस्थान में, याद रखेंगे सांबर झील राजस्थान में है और भारत में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सांबर झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है और यह यहाँ पर खारे पानी के उत्पादन भी होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है डम डम झील, डम डम झील जो हरियाणा की है भारत में, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डमडमा झील दिल्ली एनसीआर के पास स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ पर्यटक बोटिंग और पिकनिक का आनंद लेते हैं। ठीक है, आगे है लोनार क्रेटर झील, लोनार क्रेटर झील जो ये महाराष्ट्र में भारत में, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लोनार क्रेटर झील एक महत्वपूर्ण जैविक और भौतिक अद्वितीयता है जो एक मेटियोराइट संगठन के परिणाम स्वरूप बना है। ठीक है, आगे जानेंगे भीमताल झील, भीमताल झील कहाँ पे, उत्तराखंड में है जो कि भारत में पड़ता है, और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भीमताल झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ पर बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद लिया जा सकता है। ठीक है, भीमताल झील पर। आगे वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है भारत में, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, आगे कहता है पुष्कर झील, ये भी राजस्थान की है। ठीक है, पुष्कर झील राजस्थान, पुष्कर मेला वहीं लगता है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पुष्कर झील हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और पुष्कर मेले का संग्रहण यहाँ होता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है वेम्बडन झील, वेम्बडन झील जो है वो केरल में है, भारत में आता है, और महत्वपूर्ण तथ्य इसके ये है कि वेम्बडन झील भारत की लंबी और भारी मीठे पानी वाली झील है और यह केवल एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ पर पक्षी दर्शन, शिकारा राइड और बोटिंग का आनंद लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे बंदरगाह से रिलेटेड। ठीक है, 1 घंटे की क्लास करेंगे और 1 घंटे में बंदरगाह की ये आखिरी चैप्टर होगा। उसके बाद हम लोग अगले सेशन में करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट, लेकिन ये रामबन बुक का आखिरी चैप्टर है, इतना याद रखिए। ठीक है, बंदरगाह में जानेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से और कहाँ पे है। तो आप याद रखिए कोच्चि का बंदरगाह जो है वो केरल में है, एन्नोर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है, हल्दिया बंदरगाह है पश्चिम बंगाल के, कोलकाता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल के, कांडला बंदरगाह ये गुजरात में पड़ता है, ये पूछा गया क्वेश्चन से, मैंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है,
मोर्मुगाओ ये गोवा में पड़ता है, ये भी रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन से। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र में है। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है एनटीपीसी और आरपीएफ में भी। आगे पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा की है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु की है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश की है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये कोलकाता में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन से 2021 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ दर्रे के बारे में जान लेंगे, ठीक है। दर्रे, प्रमुख दर्रे क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में ये दर्रे कहाँ कहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखा है। रोहतांग का दर्रा हिमाचल प्रदेश में, शिप्की ला पास ये हिमाचल प्रदेश में, और कुंजुम पास ये भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आता है जम्मू कश्मीर, यानी जौ जिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, और पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। फिर लद्दाख में क्या क्या है, तो खारदुंग ला पास लद्दाख की है, चांग ला पास लद्दाख की है, और तामलंग ला पास लद्दाख की है। फिर अरुणाचल प्रदेश साला पास, बॉम्बेडा पास, और दुनगरीला पास ये भी अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि इसको भी कर लेते हैं अभी, चलो परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रमुख पावर प्लांट्स क्या क्या है, चलिए इसको जानते हैं। सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में है। कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कर्नाटक में है, ठीक है। फिर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश की है। तमिलनाडु थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु की है। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा की है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु की है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात के है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान की है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश की है। फिर नाथ का झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि कोयना हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट ये महाराष्ट्र की है। कुमारकोम सोलर पावर प्रोजेक्ट ये केरल की है। धौलेरा सोलर पार्क गुजरात की है। पावगढ़ा सोलर पार्क ये कर्नाटक की है। बदला सोलर पार्क ये राजस्थान की है, ठीक है। फिर रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश की है। और कालवाड़ा सोलर पावर प्लांट राजस्थान की है। मूपंदल पवन फार्म ये तमिलनाडु की है। जैसलमेर राजस्थान की है। कच्छ पवन ये गुजरात की होगी। दादरी उत्तर प्रदेश की है। कमन्ना चुल्ली हाइड्रो पावर प्लांट ये कर्नाटक की है। और कन्या थर्मल पावर प्लांट ये भी महाराष्ट्र की है, ठीक है। अब आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए क्या क्या है, भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता जो 400 गीगावाट 2023 के आंकड़े के अनुसार है ये, ठीक है। और सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा है वो पवागढ़ सोलर पार्क है जो कि कर्नाटक में है। गीगावाट कितने हैं अधिक, इसमें दिख नहीं रहा है, कट गया है, ठीक है। आइए, भारत की कुल थर्मल विद्युत उत्पादन कितनी है, तो 233 गीगावाट है। और 2023 के आंकड़े के अनुसार सारे के सारे हैं। सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, 1000 मेगावाट का, ठीक है। आगे सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म है जो मूपंदल पवन फार्म है तमिलनाडु में, 1500 मेगावाट का है, ठीक है। फिर भारत की कुल थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग 233 मेगावाट है 2023 आंकड़े के अनुसार सारे के सारे हैं। आगे सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट जो कि गुजरात में 4620 मेगावाट। आगे भारत की कुल नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 6 से 8 गीगावाट 2023 के आंकड़े के अनुसार है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा नाभिकीय पावर प्लांट जो है वो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु जो कि 2000 मेगावाट है। फिर पहला नाभिकीय पावर प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है जो महाराष्ट्र में 1400 मेगावाट। फिर भारत की कुल हाइड्रोक्लोरिक विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 46 गीगावाट होती है 23 के अनुसार। फिर सबसे ऊंचा डैम जो टिहरी डैम है उत्तराखंड में है। भारत की कुल और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग 50 गीगावाट 2023 के आंकड़े के अनुसार ये सारे हैं, ठीक है। फिर है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कुमारकोम सोलर प्लांट प्रोजेक्ट होता है जो कि केरल में 50 वाट का है, ठीक है, 50 मेगावाट। आगे भारत की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है, तो लगभग 40 गीगावाट है जो 2023 के अनुसार है ये, ठीक है। फिर आता है
सबसे बड़ा पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर पवन ऊर्जा जो है परियोजना राजस्थान की है, 1064 मेगावाट है उसमें। ठीक है, तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो पावर प्लांट थे वो कौन है, कहाँ पे है, तो कंप्लीट हो गया है। आगे जो अगले वीडियो में करेंगे, अगले सेशन में क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो कि नृत्य शैली और राज्य और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद। ठीक है।